मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास लेसन नंबर 4। बच्चों ये आपका चला हुआ है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेसन नंबर 4 में प्रतिरोपण या रोपण, और इसमें आपको बताया जा रहा है कृषि करने के लिए कौन कौन से तरीके किसानों के द्वारा हमारे देश में अपनाए जाते हैं। जिसमें एक तरीका है कृषि करने के लिए ट्रैक्टर, अर्थात खेती पहले बैल और हल से की जाती थी, किंतु बच्चों अब जो है उसको और उन्नत खेती में बदल दिया गया है और अब हल और बैल के स्थान पर ट्रैक्टर इत्यादि मशीनरियों के द्वारा खेती की जाती है। तो उसमें हम पहुंच गए हैं प्रतिरोपण या रोपण, कि किस तरीके से किसान अपनी अच्छी से अच्छी फसल पैदा करने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। उसमें हेडिंग शुरू करने वाले आज प्रतिरोपण या रोपण, ट्रांसप्लांटेशन। बच्चों ट्रांसप्लांटेशन के बारे में है कि हम फसल को किस तरीके से बोते हैं, किस तरीके से तैयार करते हैं। किसान अधिकतर फसल के बीज आने वाली फसल के लिए रख देते हैं। अब बीज जो हैं किसान घर के ही करते हैं, और जैसे ही फसल घर आती है तो अगले साल के लिए बीज बच्चों घरों में किसी अच्छे स्थान पर रख दिया जाता है। और फिर जब वो समय आता है, उस समय आने पर बीजों से पौध तैयार करता है। तैयार पौधों को छोटी छोटी क्यारियों में निकालकर बड़े बड़े खेतों में लगाया जाता है और पौधों को रोपित करते समय उचित सावधानी रखी जाती है। तो इस तरीके से हम प्रतिरोपण की क्रिया कर सकते हैं। अगर हम पेड़ को अधिक दूर तक लगाएंगे, अधिक दूरी पर लगाएंगे, एक निश्चित दूरी पर लगाएंगे, तो बच्चों वो पेड़ अधिक शक्तिशाली होगा और उस पर आने वाले जो फसलें हैं, आने वाले जो फल हैं, वो बहुत ही अच्छे होंगे। इस तरीके से हम कम स्थान पर भी अच्छी पैदावार कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है बच्चों निराई व सिंचाई करना। पौधे मिट्टी के बिना नहीं उग सकते, ठीक है बच्चों, क्योंकि मिट्टी एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो फसलों को पैदा करने में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। आप जानते हैं कोई भी फसल हो, खेत में उसकी निराई गुड़ाई करने के बाद ही फसल बोई जाती है, मिट्टी में बोई जाती है, बीज को मिट्टी में बोया जाता है, और मिट्टी से ही प्रत्येक फसल के बीज को मिट्टी से ही वो वातावरण मिलता है जो उस बीज में अंकुरण पैदा कर देता है। मृदा में मिट्टी के कण, पोषण, कार्बनिक पदार्थ, वायु तथा नमी होती है। ये सभी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्मजीव और अपघटित कार्बनिक पदार्थ पौधों की वृद्धि करने के लिए सहायक होते हैं, और किसी भी बीज की वृद्धि करने के लिए उसमें उचित मात्रा में खाद मिलाया जाता है। कुछ रासायनिक खाद मिलाए जाते हैं, कुछ देसी खाद मिलाए जाते हैं। मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है, फिर अच्छे ढंग से खेत को या मिट्टी को तैयार करके उसमें बीज बोए जाते हैं। सभी प्रकार के जो रासायनिक पदार्थों की पूर्ति रासायनिक खाद के द्वारा या देसी खाद के द्वारा पूरी की जाती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाता है। उर्वरा शक्ति के बढ़ने से जो बीज हम उसमें बोते हैं वो अच्छा होता है और उसमें पैदावार भी अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट फसल पद्धतियाँ। नेक्स्ट क्या है बच्चों? फसल पद्धतियाँ, कि हमें जो है फसल किस प्रकार कैसी बोनी चाहिए। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय समय पर करने पड़ते हैं जो पौधों की वृद्धि करने में बच्चों सहायक होते हैं। यह है क्रियान्वयन या क्रियाकलाप अथवा कार्य पद्धति। इसको क्रियाकलाप अथवा कार्य पद्धतियाँ कहलाते हैं। ये पद्धतियाँ निम्न प्रकार की हैं, अर्थात अच्छी फसल पैदावार करने के लिए, अच्छी फसल पैदा करने के लिए हमें कुछ जो हैं फसल से संबंधित पद्धतियाँ अपनानी पड़ती हैं, और कब किस समय कैसी पद्धति अपनाई जाती है इसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं पर पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अर्थात हर वर्ष हमें अपने खेतों के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर फलीदार फसलों को ज़रूर उगाना चाहिए। जब ये फलीदार फसलें बोई जाती हैं तो बच्चों इनकी जड़ों के अंदर कुछ ग्रंथिकाएं होती हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया, अभी मैंने आपको बताया था, राइजोबियम बैक्टीरिया उनकी जड़ों में पाया जाता है।
जो वायुमंडल से नाइट्रोजन संचित करके या वायुमंडल से नाइट्रोजन का अवशोषण करता है और उसको उसकी मात्रा को मिट्टी में या ज़मीन में बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर वर्ष हमें अपने खेतों में एक बार फलीदार फसलें ज़रूर बोनी चाहिए, जिससे हमारे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी रहे, खाद की पूर्ति होती रहे और उसके बाद हम पैदावार करेंगे वो कम लागत में ही अच्छी फसल पैदा उससे होती है। तो हमें एक सिस्टम अपनाना चाहिए, एक पद्धति अपनानी चाहिए कि हर वर्ष हम फलीदार फसलें बोएं और फसल चक्र के द्वारा एक निश्चित कर लें कि इस साल हमें इस तरीके से फसलों को पैदा करना होगा। ठीक है बच्चों, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी आप को भी बताया गया था कि पहले जो मिट्टी तैयार की जाती थी, खेत तैयार किया जाता था, हल और बैल के द्वारा किया जाता था। कई बार ज़मीन को जोता जाता है, मिट्टी को बदला जाता है, जिससे मिट्टी में नमी बढ़ी रहे, मिट्टी की नमी समाप्त ना हो। जोत करके उसको जो है फिर दबा दिया जाता है, जिससे नमी नीचे से बाहर ना निकले। किंतु अब हल और बैल के स्थान पर या हल और बैल की जगह ट्रैक्टर और मशीनों ने ले ली है, जिससे हम अपने खेत को बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं, अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं, गहराई से तैयार किया जाता है। और उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी को तो उसमें देसी खाद या विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाकर हम अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बच्चों बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से प्रत्येक बार और जो घास फूस जगह जगह खेत के अंदर दिखाई देती है, उसको हमें हमेशा हल और बैल की सहायता से, ट्रैक्टरों से, फावड़ों से उसको अच्छी ढंग से साफ करके उसको गला दिया जाता है या उसको जला करके खाद के रूप में, राख के रूप में बदल दिया जाता है। और हम जितना ज़्यादा उसको खोदते रहेंगे, मिट्टी को बार बार भुरभुरी करते रहेंगे, समझ लीजिए वो फसल पैदा करने के लिए उतनी अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। नंबर 2 है बच्चों बुआई करना। बुआई आप जानते हैं कि हर फसल को मिट्टी में बोया जाता है, जिसका जो समय होता है, रबी की फसल होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं, तो हम जो है उसी तरीके से फसलों की बुआई करते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। किसान अपने खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए अच्छे बीज समय आने पर वो बो देता है। यह कार्य सीड ड्रिल द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है जो खाद और उर्वरक देना। आप जानते हैं कि देसी खाद हमेशा खेत को जुताई करने के बाद ही उसमें मिलाया जाता है, फसल बोने के बाद नहीं मिलाया जा सकता। हम जैसे ही खेत की जुताई करते हैं तो हम तुरंत जो उसमें देसी खाद डाल देते हैं। और बच्चों जब हम फसल बो देते हैं उसके बाद रासायनिक खाद डाले जाते हैं, और रासायनिक खाद डाल करके हम अपने मिट्टी के अंदर की जो मृदा के अंदर की नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति करते हैं, चाहे वो अमोनियम क्लोराइड के रूप में हो, फास्फोरस के रूप में हो, यूरिया के रूप में हो, पोटास के रूप में हो, पोटेशियम के रूप में हो। तो हम अपने खेत की उर्वरा शक्ति को, अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए इन खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे उपजाऊ शक्ति पृथ्वी की या मिट्टी की बढ़ जाए। और विभिन्न प्रकार की फसलों को अलग अलग तरीके से बो करके, फसल चक्र के द्वारा बो करके हम अपने ज़मीन की या मिट्टी की या मृदा की उर्वरा शक्ति को रोक सकते हैं। किसान इन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित रहता है। और आप देखते हैं, क्योंकि आप सब किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, कि किस प्रकार जो है फसल को अदल बदल करके बोया जाता है। उर्वरक तथा खाद में अंतर, जैसे अब बार बार आपको बताया जा रहा है उर्वरक और खाद, तो ये इसमें भी बच्चों कुछ अंतर होता है, जिसको अब यहाँ आपको बताया जाएगा। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ जो गोबर और मानव अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, उर्वरक जितने भी हम मोल के खाद खरीदते हैं, बाज़ार से खाद खरीदते हैं, सोसाइटियों से खाद खरीदते हैं, वो सब उर्वरक होते हैं। वो भी वैसे कार्य खाद का ही करते हैं, किंतु उर्वरक होते हैं और उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। खाद जो हम गोबर से तैयार करते हैं, और गोबर से तैयार करने के बाद उनको जो है फिर खेत में डाल दिया जाता है, और उसको एक स्थान पर डालते डालते, गोबर को एक स्थान पर डालते डालते उसको एक तरीके से सड़ाया जाता है, और जब वो खाद का रूप उसका बदल जाता है तब उसको भर करके गाड़ियों के द्वारा खेतों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमारी मिट्टी की या खेतों की या मृदा की उर्वरा शक्ति रुकी रहती है। खाद के बच्चों क्या लाभ हैं? खाद के लाभ हैं आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। खाद का प्रयोग करने में पेड़ पौधों को अनेक लाभ होते हैं। मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात यह अधिक से अधिक जल का अवशोषण कर सकती है।
खाद फसलों को पोषक तत्व प्रदान करती है। ठीक है, फसलों को पोषक तत्व जो हैं खाद से मिलते हैं। नेक्स्ट पेज पर बच्चों, खाद पौधों को ऊर्जा भी प्रदान करती है। खाद का कार्य पौधों में विकास अथवा वृद्धि करना होता है। ये सभी बच्चों खाद के कार्य हैं। नेक्स्ट नंबर है सिंचाई। जब खेतों को आवश्यकता होती है तो सिंचाई भी की जाती है, और फसलों को पूरा करने के लिए, ठीक ढंग से पकाने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी के अंदर के जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं या जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं वो जल के द्वारा ही पूरे पौधे को पहुंचते हैं। क्योंकि जो पौधे की जड़ें हैं वो अंदर ज़मीन में धसी हुई होती हैं, और इनके द्वारा जितना भी पानी का अवशोषण होता है और पानी के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण होता है, जो पूरे वृक्ष के, पूरे पेड़ के अंदर पहुंच जाता है, फल फूल पत्तियों तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार हमें कोई भी फसल को तैयार करने के लिए, पकाने के लिए सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिससे मिट्टी के द्वारा मिट्टी के अंदर घुले हुए जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो भी पौधे के अंदर पहुँचते रहें, जो कि पानी से ही संभव होते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधि हैं बच्चों। पहले सिंचाई नहरों से की जाती थी, रहट से की जाती थी, बोरिंगों से की जाती थी। पानी को किसी जल स्रोत से बाल्टियों के द्वारा खींच करके भी हम अपने छोटे छोटे खेतों की सिंचाई कर सकते थे। किंतु उसके बाद अब जो है अलग कुछ सिस्टम है, छिड़काव तंत्र। ठीक है बच्चों, नंबर 1 है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। ये एक फुहारे का टाइप जो है सिस्टम होता है, जो चारों तरफ छिड़क करके हमारी फसल को पानी भरने का कार्य, फसल में पानी भरने का कार्य होता है। किंतु ये बात ध्यान रखने योग्य है कि हमेशा जहाँ भूमि समतल होती है, ऊंची नीची होती है, अर्थात पठारी भाग होते हैं, वहाँ पर जल पंप की सहायता से सिंचाई की जाती है। इसे छिड़काव विधि भी कहते हैं। जहाँ पर इस तरीके से पानी का रुकाव नहीं होता, वहाँ पर इस प्रकार के छिड़काव विधि के द्वारा फसलों को पानी दिया जाता है। ड्रिप सिस्टम क्या है बच्चों? ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, जिसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये भी ऐसे स्थानों पर, इस तरीके की जो सिंचाई होती है ऐसे स्थानों पर होती है जहाँ पर बच्चों पानी की कमी होती है, तो हम ड्रिप तंत्र के द्वारा हम बच्चों उसका पानी को जो है फसलों को देते हैं, और उसी तरीके से हम अपने पेड़ पौधों की या फसलों की पूर्ति पानी के द्वारा करते हैं। बच्चों यहीं तक इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ये वीडियो आज आपको यहीं तक भेजा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी पॉइंट आपके बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा। आप वीडियो देखते रहें, बुक्स को पढ़ते रहें, उसके साथ साथ आपका रिटन वर्क भी बराबर चलता रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में आकर के संपर्क कर सकते हैं और अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।